हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं होते, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और पूरी तरह से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते। मतलब एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है और प्लास्टिक एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। तो सेमीकंडक्टर ना अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है, वो कहीं बीच में होता है। थोड़ा बहुत कंडक्ट कर लेता है और थोड़ा बहुत इंसुलेटर की तरह काम भी कर लेता है। तो सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी। तो सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी कंडक्ट करने की एबिलिटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है। चिल्ड्रन, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है एनसीईआरटी में दिया है वो 10⁵ से लेके 10⁻⁻6 सीमेंस पर मीटर होती है। तो ये होती है कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की। मेटल्स की ये 10⁸ तक चली जाती है। मेटल्स की कंडक्टिविटी 10⁸ तक चली जाती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10⁻⁻8 हो जाती है। मतलब बहुत ही कम कंडक्ट करते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बीच में होती है। तो सेमीकंडक्टर्स के सबसे फेमस एग्जांपल्स है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम सिलिकॉन आर्सेनाइड, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड। लेकिन मेनली हम ध्यान देंगे इस चैप्टर में सिलिकॉन और गैलियम के ऊपर। सिलिकॉन एंड गैलियम आर दी बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। नाउ चिल्ड्रन, सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए हम एक थियरी पढ़ेंगे। थियरी का नाम है बैंड थियरी। अब चिल्ड्रन, आप सब ने एटम्स चैप्टर पढ़ा ही होगा। एटम्स चैप्टर पढ़ने के बाद ही हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। तो आप सब ने एटम्स चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया था और उस हाइड्रोजन का जो एटम था उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले शेल को प्रेफर करता था। ये आपको याद है? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था एटम्स में। तो एटम्स में क्या होता है, हाइड्रोजन के एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रहना प्रीफर करता है क्योंकि पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। अब चिल्ड्रन, अगर मैं उस हाइड्रोजन के एटम को लूं, ये देखो, ये है हाइड्रोजन का एटम, एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है। तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो दिस इज एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, इट इज एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन का एटम। इसका मतलब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम है, उसको हमने साइड में रख दिया है। ये अकेला हाइड्रोजन का एटम है और इस एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है। और इसी की स्टडी हमने एटम्स चैप्टर में की थी। और चिल्ड्रन, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रहता है, पर वो दूसरे शेल में भी हो सकता है, तीसरे शेल में भी हो सकता है, चौथे शेल में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जी लेवल। लेकिन इलेक्ट्रॉन जनरली पहले शेल को प्रेफर करता है। तो अगर एक आइसोलेटेड एटम है, एक आइसोलेटेड एटम के बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन्हीं में से किसी एक एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है। और हर एनर्जी लेवल और हर शेल की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका पहला शेल है, पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, दूसरे शेल की एनर्जी और होती है, तीसरे शेल की एनर्जी और ज्यादा होती है। तो ऐसे मल्टीपल शेल्स होते हैं, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें से किसी एक एनर्जी लेवल में होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे ही पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई आइसोलेटेड एटम की। तो हाइड्रोजन का आइसोलेटेड एटम है, उसके अपने बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल्स को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि ये हाइड्रोजन का एटम अकेला है। लेकिन चिल्ड्रन, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, इन सॉलिड्स एटम्स आर मच क्लोजली पैक्ड। अगर आप सॉलिड्स की बात करो तो सॉलिड में एटम ऐसे आइसोलेटेड होते हैं क्या? ऐसा अकेला हाइड्रोजन का एटम मिलेगा क्या आपको सॉलिड में? नहीं, सॉलिड में एटम्स आइसोलेटेड नहीं होते,
बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास में चिपके हुए होते हैं. द एटम्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो सॉलिड्स में क्या होता है, एटम्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं. तो चिल्ड्रन, सॉलिड में एटम्स बहुत पास पास में चिपके हुए होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं. तो चिल्ड्रन, ये जो एटम्स जब एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो उनके जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम्स का, वो सारे शेल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं. तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो एटम्स हैं वो इतने नजदीक होते हैं एक दूसरे के कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो शेल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल मर्ज होके जो चीज बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैंड. तो सॉलिड्स में एटम्स बहुत नजदीक होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होके आउटर मोस्ट शेल्स बनाते हैं बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स. तो चिल्ड्रन, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं. अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिलिकॉन का एटम है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, तो यह है अकेला सिलिकॉन का एटम, बीच में रहेगा न्यूक्लियस और यह है उसके शेल्स. सिलिकॉन में होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ाते ही हैं. तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 और 14. तो सिलिकॉन में देयर आर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये आइसोलेटेड सिलिकॉन हुआ तो इस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूं. दिस इज एन आइसोलेटेड सिलिकॉन का एटम. लेकिन आप जानते हो कि ऐसा आइसोलेटेड तो होता नहीं सिलिकॉन का एटम. सिलिकॉन तो एक सॉलिड है, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स पास पास में चिपक जाएंगे. बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे में मर्ज, मतलब एक दूसरे के इतने पास आएंगे कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, ये आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल मर्ज होके बैंड बना लेंगे. तो चिल्ड्रन, आप सभी जानते हैं कि हमने हाइड्रोजन में भी पढ़ा था, यह शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, या एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3. तो इन एनर्जी लेवल्स को हम इस तरह से लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं. यह है एनर्जी लेवल 1, यह है एनर्जी लेवल 2, यह है एनर्जी लेवल 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम इन एनर्जी लेवल्स को इस तरह के लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो अगर आप ये सिलिकॉन का आइसोलेटेड सिलिकॉन का एटम लो, दिस इज एन आइसोलेटेड सिलिकॉन का एटम, तो उसके जो शेल्स हैं उन शेल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये क्या है, दिस इज वन एनर्जी लेवल, दिस इज अनदर एनर्जी लेवल, दिस इज अनदर एनर्जी लेवल. तो ये सब क्या है, इन सबको मैं बोल सकता हूं दीज आर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम. तो अगर सिलिकॉन एटम आइसोलेटेड होगा, अकेला होगा, तो हर शेल की एनर्जी लेवल को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. हाइड्रोजन में जब हमने बनाया था तो इसकी एनर्जी थी -13.6, इसकी थी -3.4, 1.51, सो ऑन एंड सो फोर्थ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन में हमने ये स्ट्रक्चर बनाए थे. तो सिलिकॉन के लिए भी बनाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनेंगे. और ये देखो तीसरा शेल है, तीसरे शेल की एनर्जी वेल डिफाइंड है. बहुत सारी एनर्जी लेवल्स नहीं बनाई मैंने तीसरे शेल में, क्योंकि तीसरा शेल यहां पे इंटैक्ट है, तीसरे शेल को कुछ हुआ नहीं है. लेकिन आप सब जानते हो कि सिलिकॉन ऐसा आइसोलेटेड नहीं रहेगा, वो तो एक सॉलिड में रहेगा. तो जब सिलिकॉन के एटम्स, बहुत सारे एटम्स नजदीक आते हैं, तो उनका जो आउटर मोस्ट बैंड है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, सॉरी आउटर मोस्ट शेल जो है, वो आपस में चिपक के एक बैंड ऑफ एनर्जी बनाते हैं. ओके, सो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स, तो ऐसा अकेला एनर्जी लेवल नहीं दिखेगा आपको. जब सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन्स पास में आ जाएंगे, सिलिकॉन के एटम्स पास में आ जाएंगे, तो ऐसे इंडिविजुअल ये नहीं बना सकते, हम इंडिविजुअल एनर्जी लेवल नहीं बना सकते,
क्योंकि बहुत सारे आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे में चिपक गए हैं और वो एक दूसरे में चिपक के एक बैंड ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स की जगह सॉलिड्स में हमारे पास बैंड ऑफ एनर्जी होता है। ऐसे इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स नहीं बनते हैं सॉलिड में। अकेला होगा तो बनेगा, अकेला सिलिकॉन है तो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स बनेंगे। लेकिन अगर सिलिकॉन चिपक जाए, पास पास में आ जाए सिलिकॉन के एटम्स, तो हमें ऐसे इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स नहीं मिलते। ये जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है उसका एक बैंड बना लेता है। ईच बैंड ऑफ एनर्जी इज अ कलेक्शन ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा? अकेला होगा सिलिकॉन तो इस तरह के एनर्जी के लेवल्स होंगे। लेकिन अगर सिलिकॉन पास में आ गया तो जो आउटर मोस्ट बैंड है, वो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, वो सब चिपक जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और एक कलेक्शन ऑफ एनर्जी बैंड्स, कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। उन कलेक्शन ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं बैंड्स। थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगा डीप में, 2 मिनट में आप समझ जाओगे। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और ये आइसोलेटेड हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? इस तरह से इसके n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इस तरह से हम इसके एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वही अगर मैं सिलिकॉन लूं, ये है सिलिकॉन, अगर ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिलिकॉन, तो इसके भी शेल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये एनर्जी लेवल्स हैं आइसोलेटेड सिलिकॉन के। लेकिन सिलिकॉन जब सॉलिड में होता है तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स पास पास में चिपक जाते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये मर्ज हो जाएगा। तो अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं सिलिकॉन का, जब वो सॉलिड में होता है, जब वो एक सॉलिड बना लेता है, व्हेन मेनी सिलिकॉन एटम्स आर टुगेदर, तो ये जो आप देख रहे हो इसका आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब थर्ड शेल, सिलिकॉन के थर्ड शेल, बहुत सारे सिलिकॉन के थर्ड शेल ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं सॉलिड सिलिकॉन के, जिसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स पास में हैं, तो पहला शेल तो एज इट इज बनेगा, दूसरा शेल भी एज इट इज बनेगा, दूसरा एनर्जी लेवल भी एज इट इज बनेगा, लेकिन तीसरा एनर्जी लेवल सिर्फ ऐसा अकेला नहीं बनेगा, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिक्स हो जाएंगे एंड वी विल गेट लाइक दिस। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिक्स हो जाएंगे। तो जब सिलिकॉन का बहुत सारे एटम्स पास में आते हैं, चिपकते हैं, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सब मर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? जो थर्ड शेल था जिसकी एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल थी, चलो मान लेते हैं इसकी एनर्जी लेवल है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिक्स होके, बहुत सारे थर्ड शेल्स मिक्स होके एक बैंड ऑफ एनर्जीज बना लेंगे। ओके, तो ये क्या है? दिस इज ए बैंड ऑफ एनर्जीज। और चिल्ड्रन, ये जो थर्ड शेल होता है ना, ये एक नहीं, दो बैंड ऑफ एनर्जीज में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो थर्ड शेल है ये इस तरह से 2 बैंड ऑफ एनर्जीज में स्प्लिट हो जाता है। तो ये किसका मैंने एनर्जी लेवल्स बनाया? ये है एनर्जी लेवल्स ऑफ सिलिकॉन इन सॉलिड। यानी कि जब बहुत सारे सिलिकॉन पास में आते हैं तो सिलिकॉन का जो पहला शेल होता है वो एज इट इज होता है, दूसरा शेल होता है वो एज इट इज होता है, सिलिकॉन का जो तीसरा शेल है वो तीसरे शेल आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो शेल्स मर्ज होके 2 बैंड्स बनाते हैं। ओके, ये है बैंड ऑफ एनर्जीज, बैंड ऑफ एनर्जीज। तो चिल्ड्रन, इन्हीं बैंड ऑफ एनर्जीज को अब हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं।
तो जैसा कि आपने देखा, जो तीसरा शेल था सिलिकॉन का, वो दो बैंड्स बना लेता है। उन बैंड्स का नाम है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो जो तीसरा शेल था उसने जो ऐसे दो बैंड्स बनाए थे एनर्जी के, ये देखो इस तरह के दो बैंड्स बना लिए थे ना। ये देखिए, मैं इस डायग्राम को जूम करके बता रहा हूं। ये जो दो बैंड्स थे, अब मैं सिर्फ ये दो बैंड्स बना के दिखा रहा हूं। तो जो सिलिकॉन था उसका जो तीसरा शेल था वो इस तरह से दो बैंड्स बना लेता है। ये जो नीचे वाला बैंड है इसे कहा जाता है वैलेंस बैंड, और ये जो ऊपर वाला बैंड है इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। ऑफ कोर्स वैलेंस बैंड नीचे वाला बैंड है, इसीलिए इसकी एनर्जी कम होती है, लोअर एनर्जी। तो वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, वेरस कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास हायर एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे उनके पास हायर एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रह जाएंगे उनके पास लोअर एनर्जी होगी। अब चिल्ड्रन, बीच में जो गैप दिख रहा है इसे कहते हैं एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गैप में नहीं रह सकते। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप में आ गया तो उसे वैलेंस बैंड में जाना पड़ेगा, या अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप में आ गया और उसे हमने और एनर्जी सप्लाई कर दी तो वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। पर एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। ओके, एनर्जी गैप इज दैट बैंड इन विच नो इलेक्ट्रॉन इज अलाउड। इसीलिए एनर्जी गैप को फॉरबिडन बैंड भी कहा जाता है। फॉरबिडन बैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते ज्यादा देर के लिए। नो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कंडक्शन बैंड में हो सकते हैं, पर फॉरबिडन बैंड में यानी कि एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन्स अलाउड नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो वो या तो वैलेंस बैंड में चला जाएगा या और एनर्जी कहीं से लेके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब चिल्ड्रन, अगर आप एक इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर लो, सपोज सिलिकॉन का ये बैंड स्ट्रक्चर है, और आप सिलिकॉन के एटम को एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हो, यानी बाहर से हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, बाहर से वोल्टेज नहीं दे रहे हो, बाहर से कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो सिलिकॉन के सारे तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स, देखो सिलिकॉन के तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये देखो 1 2 3 4। सिलिकॉन के तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस बैंड में मिल जाएंगे। तो अगर एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड में लोअर एनर्जी है। तो अगर एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहना पसंद करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रखेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन बाई चांस, बिकॉज ऑफ सम रीजन, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यानी वो न्यूक्लियस के चंगुल से छूट के कंडक्शन में मदद करने लगते हैं। तो क्या होता है चिल्ड्रन, अगर एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं एटम से और कंडक्शन में हेल्प नहीं करते। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। तो चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे कि कंडक्टर में ये जो बैंड्स होते हैं ये किस तरह से होते हैं। तो कंडक्टर में अगर ये है वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप करते हैं। तो कंडक्टर्स में
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ओके, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। अब क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं तो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड कैन इजीली एंटर कंडक्शन बैंड। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से घुस सकते हैं इसीलिए वो आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में घुस जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं बैंड स्ट्रक्चर फॉर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में अगर ये है कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड यहां कहीं होता है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा गैप है। तो जो एनर्जी गैप आप देख रहे हो, दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है और ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं घुस पाते। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं घुस पाते तो कंडक्शन भी नहीं होता है। तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होता है और इतनी एनर्जी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को मिलती नहीं। इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को लेकर आसानी से यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू रीच टिल द कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर्स। तो बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन्स का यहां तक पहुंचना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्री नहीं हो पाते और कंडक्ट भी नहीं करते इंसुलेटर्स में। अब चिल्ड्रन, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उनका बैंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यह है कंडक्शन बैंड और यह है वैलेंस बैंड। गैप तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इनके बीच में एनर्जी गैप होता है, पर यह एनर्जी गैप बड़ा नहीं होता, ये एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये एनर्जी गैप छोटा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप मार जाते हैं। हर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मार सकता, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप मार लेते हैं, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कंडक्ट कर देते हैं। तो चिल्ड्रन, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन मैं आपको बता देता हूं। एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज एक्चुअली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। उसी तरह से जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी एक्वायर करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और वो कंडक्ट करने में मदद करते हैं। तो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये बैंड थियरी समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स को और डेप्थ में पढ़ेंगे।